रेडियस डिस्कस किया था, बोर्ड पर देखिएगा। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55। बेटा लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 1, 2, 8 and 1। क्या आप देख रहे हो नीचे जब आप चलते हैं एक शेल बढ़ जाता है, 2 shells, 3 shells, 4 shells, 5 and 6 and so on। बताओ अगर शेल्स बढ़ेंगे तो साइज, तो ऊपर से नीचे आते हुए साइज बढ़ता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं पी ब्लॉक में, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जनरल ट्रेंड बोलो, नीचे आते हुए साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। अगर आप पीरियड में चले 2, 1, या गया 2 and 2, 2, 3, याद रखना पीरियड में चलते हुए नंबर ऑफ शेल्स हमेशा सेम रहते हैं। इसमें भी 2 shells, 2 shells, 2 shells and 2 shells। बड़ा जब शेल सेम रहते हैं तो फिर आप क्या देखते हैं, कल बताया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सोचो जितना स्ट्रांग हो जाएगा वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या कम अट्रैक्ट करेगा? और बोलो न्यूक्लियस के अट्रैक्ट करने से साइज है ना, तो जैसे आप आगे चलते हैं साइज जो है ना वो कम हो जाता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता लेकिन स्लाइटली डिक्रीज करते चला जाता है। बोलो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए साइज इंक्रीज करता, पीरियड में आप बताएंगे। अगर आप बुक में देखेंगे ना लास्ट वाला साइज जो है ना वो इनसे ज्यादा ही शो किया होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सबका हम कोवेलेंट रेडियस कंसीडर करते हैं और नोबल गैसेस का वैन डर वाल। अगर नोबल गैसेस का कोवेलेंट रेडियस लिया जाता ना वो छोटा ही होता। तो बुक्स में देखेंगे वैल्यू लिखी होगी, ये मान लो 110 एंगस्ट्रॉम, तो ये 104 एंगस्ट्रॉम, ये 96 एंगस्ट्रॉम, कम करते 75, ये दोबारा 92 एंगस्ट्रॉम। इसका साइज दोबारा इंक्रीज कर दिया गया होगा बिकॉज देयर इज अ वैन डर वाल रेडियस। लिखिए शॉर्ट में, लिखिए जनरली डाउन द ग्रुप size increases due to increase in number of shells. Along the period, the size decreases because number of shells are same, but the nuclear charge increases. Exception, group 13, comma, आगे लिखिए group 14, and along the period, the size decreases, but in noble gases, comma, due to van der Waal radius, their size is again taken to be large। तो एक्सेप्शनली ज्यादा साइज इनका लिखा होगा बुक्स में, इट्स ओनली क्योंकि इनका वैन डर वाल रेडियस है। चलिए ये तो ब्रीफ आइडिया वही जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं। मेरी तरफ देखो, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 एलिमेंट्स हैं, आपको बताना किसका साइज ज्यादा है और किसका साइज कम है। लिखो क्वेश्चंस की फॉर्म में, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। साइज अरेंज करना प्रैक्टिस के लिए आपने ऐसे अपसाइड डाउन लिख लेना। लिखिए अपनी कॉपी पर, इनका एटॉमिक नंबर 3, 11, 4 and 12। इसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 2 and 1, 2, 8 and 1। बड़ा आपकी मर्जी है, एसपीडीएफ की फॉर्म में लिखनी है तो लिख सकते हैं आप। मैंने सीधा KLM शेल्स की फॉर्म में लिखी, 3, 2 and 1, 11, 2, 8 and 1। नेक्स्ट लिखेंगे आप नंबर ऑफ शेल्स। बेटा ये प्रैक्टिस करनी है आपने, 2, 3, 2 and 3। क्योंकि अभी हमने पढ़ा, कल ही पढ़ा, जिसमें जितने ज्यादा शेल उसका साइज उतना बड़ा, जिसमें जितने कम शेल। अब बोलो यहां कितने शेल्स है? 2, यहां तो इसका साइज छोटा हो गया ना। तो सबसे पहले कंपटीशन लिथियम और बेरिलियम में, रुको जरा, 2 शेल्स, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, इन दोनों में, तो इन दोनों का साइज बड़ा और लिथियम और बेरिलियम का साइज, ठीक है ना, ये स्मॉल लार्ज। बोलो पहला स्टेप सबको समझ आ गया, इन दोनों का साइज कंपैरेटिवली स्मॉल, इन दोनों का लार्ज। बताओ नेक्स्ट स्टेप मेरी तरफ देखकर बताओ, इसमें कितने शेल? बोल दो। और इसमें, अच्छा अगर नंबर ऑफ शेल सेम हो तो फिर बताओ इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? 3। यहां कहां ज्यादा प्रोटॉन? बेरिलियम में। प्रोटॉन जितने ज्यादा साइज, सबसे छोटा एटम, तो आ गया बेरिलियम लेस देन लिथियम। बोलो पहला स्टेप सबको समझ आ गया, सबसे छोटा एटम बेरिलियम का, नंबर ऑफ शेल सेम है तो जिसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग। आप बताएंगे सोडियम और मैग्नीशियम में से किसका साइज छोटा?
वेरी गुड, मैग्नीशियम एंड देन सोडियम। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड आप बाद में खुद अरेंज कर लेंगे। सबसे छोटा एटम बेरिलियम का, सबसे बड़ा एटम सोडियम का। ऐसे क्वेश्चन आएगा, बताओ स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है, लार्जेस्ट एटम कौन सा है, अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में। ठीक है, चलिए इसी हेडिंग के नीचे ए, बी, सी और डी फिर लिख लीजिए। लिखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज 1s2 2s2 1s2 2s2 2p5 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1। लिखिए अपनी कॉपी पर ये चार एटम्स ए बी सी डी। अब हमें ये डिसाइड करना है इन चारों में से कौन सा एटम छोटा है और कौन सा एटम बड़ा है। प्रोसेस वही करेंगे, इनके आगे लिखते हैं एटॉमिक नंबर Z, फिर नंबर ऑफ शेल्स। ये दो पार्ट्स करेंगे तो आसान हो जाएगा बेटा। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो फर्स्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स 9 3 11। देखो 2 and 2 4, 5 2 7 and 2 9, 2 and 1 3। एटॉमिक नंबर लिख दिया मैंने। बोलो पहला स्टेप समझ आ गया आपको? कितने इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ शेल, इसमें 2 शेल्स, देखना ध्यान से। लिखो अपनी कॉपी पर नंबर ऑफ शेल्स इनके आगे। राइट नंबर ऑफ शेल्स। फर्स्ट क्या हुआ? 2 शेल्स, 1s and 2s। नंबर ऑफ शेल में आप मिस्टेक करेंगे, की मिस्टेक। चलिए नंबर ऑफ शेल्स 2, नंबर ऑफ शेल्स 2, नंबर ऑफ शेल्स 3। बताना बी पार्ट में नंबर ऑफ शेल 2 लिखे थे आपने, 3 लिखे थे। नंबर ऑफ शेल 2 है यहां पे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। और इसमें नंबर ऑफ शेल 3 है, 4 नहीं है। ये पहला शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। बोलो यहां कितने शेल्स हुए? 2 या 2 या ये तो सबसे बड़ा एटम हुआ, दिस लार्जेस्ट एटम, जिसमें शेल ज्यादा। सबसे पहले शेल देख रहे हैं, ठीक है। बाकी ये जो एबीसी है, नंबर ऑफ शेल सेम है। क्या बताएंगे इनमें से किसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गेस्ट है? 4 9 या 3? तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, सबसे छोटा एटम बी हो जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर हो गया? तो अब हम अरेंज करूंगा बी लेस देन, बच्चे ए लेस देन सी लेस देन डी, दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटा एटम बी, नंबर ऑफ शेल सेम है तो इसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये आ गया ए, देन आ गया सी, देन आ गया डी। ये सबसे बड़ा एटम है नंबर ऑफ शेल। सबसे बोलो सबसे पहले किसे डिसाइड करना है? नंबर ऑफ शेल से। अगर नंबर ऑफ शेल सेम हो तो न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है। चलिए इसी पर आगे चलते आगे। मैं 2 एटम लिख रहा हूं, रादर आइंस लिख रहा हूं। एक लिख रहा हूं ऑक्साइड आइन और एक लिख रहा हूं मैं सोडियम आइन। लिखो अपनी कॉपी पर। अब इनके साइज के बारे में बात करेंगे। ऑक्साइड आइन एक एनाइन है, एक केटाइन है। इनका साइज, किसका साइज बड़ा और किसका साइज छोटा? लिखा अपनी कॉपी पर। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स 8 and 2। अब बोल दो 8 ऑलरेडी थे, 2 गेन के। इसमें 11 थे, 1 लूज किया। बताओ इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम या डिफरेंट? आगे लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 2 and 8, मतलब नंबर ऑफ शेल तो सेम है। इसमें भी 2 शेल्स है, इसमें भी 2 शेल है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बता दो आप खुद सोच के, अगर नंबर ऑफ शेल सेम हो तो। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और सोडियम में 11 है। अब बताओ किसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है? कौन ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा? किसका साइज छोटा होगा? ओके, ऑक्साइड आइन ग्रेटर इन साइज देन सोडियम आइन। दिस सो फार एज देयर रेडियस इज कंसर्न। ऑक्साइड का रेडियस बड़ा होगा, सोडियम का रेडियस छोटा होगा। क्यों और कैसे? बात समझ आ गई आपको?
बोलो बच्चे, लास्ट में कंक्लूड क्या करें? अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, बोलो जिसका न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा उसका साइज लिखो अपनी कॉपी पर। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस, स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियस, स्मॉलर द साइज। फॉर एग्जाम्पल, बेटा बोर्ड पर ध्यान से देखना, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस है। बोलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7n3, 10, 8n2, 9n1, 11-1 है ना, 12-2, 13-3, 14-4, 15-5। समझ आ गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस, बोलो सबसे छोटा रेडियस नाइट्राइड का या क्लोराइड 7 पॉजिटिव का? ठीक है ना, नाइट्राइड ग्रेटर देन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में न्यूक्लियस जितना स्ट्रॉन्ग, साइज उतना छोटा। ये इनके रेडियस के बारे में आ गया ट्रेंड। बिल्कुल उसी तरह से क्लोराइड आयन एंड पोटेशियम आयन। आप जरा सोच के बताओ क्या आएगा साइन यहां पे रेडियस में, वो कर लो, उसके बाद इसमें सोचो जरा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, पोटेशियम 19 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दोनों में 18 है। 17 8 गेन की 18, 19 एक लूज की 18। आइसो इलेक्ट्रॉनिक 2 8 8, नंबर ऑफ शेल्स 3 है ना। तो किसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है? न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है तो साइज है ना। सो क्लोराइड एंड ग्रेटर इन साइज देन पोटेशियम। चलिए बोर्ड पर देख के बताइए बच्चे, ये सोडियम है, ये सोडियम आयन है, किसका साइज बड़ा और किसका साइज छोटा? ये कैसे बना? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखो, इलेक्ट्रॉन लूज करने पर हमेशा साइज छोटा हो जाता, चाहे शेल रिमूव हो या नहीं हो। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्लाउड पहले से श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, साइज ऑफ केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम एंड साइज ऑफ एनाइन। एनाइन कैसे बनता बायदा? और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर क्लाउड एक्सप्लेन कर गया। इसका साइज देखो, रेडियस की बात करें, आर रेडियस, सोडियम यस ग्रेटर देन सोडियम पॉजिटिव आयन, ऑक्साइड लेस एंड लेस। कैन यू अंडरस्टैंड बोथ द एग्जांपल्स? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, साइज बढ़ गया, दो गेन किए तो और साइज और बढ़ गया। लिख लो, और इसके रीजंस बुक में से देखने आपने, लिखो। नंबर 1, साइज ऑफ अ केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम, बिकॉज एक तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो गया, तीसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, साइज ऑफ एन एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स न्यूट्रल एटम, बिकॉज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ionization enthalpy, ionization energy, and sometimes you also call it ionization potential. Potential is also energy, voltage, atom. अब बताओ मेरी तरफ देखकर, ऐसा कोई सबस्टेंस जिसके एटम नेचर में अवेलेबल होते हैं? एटम, मॉलिक्यूल नहीं, ज्यादातर सबस्टेंस मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। एटम किसके होते हैं बेटा? सिर्फ नोबल गैसेस के। हाँ प्लीज बोल रहा, किसके? सिर्फ इन्हें भी आपको यह समझना, ऐसा कोई भी सबस्टेंस जिसके एटम होंगे, मतलब बॉन्ड नहीं होंगे, वो गैस होगा। अकेला एटम चाहे गोल्ड का है वो भी गैस होगा। बच्चे सॉलिड या लिक्विड का बनता बिकॉज ऑफ बॉन्ड फोर्स। अकेले एटम में बॉन्ड ही कोई नहीं है। किसी भी एलिमेंट का अकेला एटम क्या होगा? एटम ऑलवेज एग्जिस्ट, एटम विल ऑलवेज हैव फिजिकल स्टेट, नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसेस। अकेला एटम नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो ही नहीं सकता। और यहां पे हम ना एटम की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखो मेरी तरफ कोई एक एटम है, बताओ ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? गैस होगा। आपने क्या करना है, इस एटम के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है।
बताओ वो कैसे? उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना, इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर हटाना। इस काम के लिए जो एनर्जी आप सप्लाई करेंगे, कोई एनर्जी लगेगी ना इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में। चलिए सोडियम की बात करते हैं। सोडियम एटम गैस स्टेट में 11 प्रोटॉन 2 8 एंड 1। बेटा ये जो है ना, ये इसका सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। इस पे कौन सा चार्ज? और न्यूक्लियस पे बताओ, इनमें अट्रैक्शन है? सो इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन ने इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा हुआ, पकड़ के रखा हुआ, बांध के रखा हुआ। मान लो ये है इन्फिनिटी। मैं बता चुका पहले आपको इन्फिनिटी क्या होता है। क्या होता है इन्फिनिटी? जहां न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है ना। तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां से उठाकर इन्फिनिटी पे ले जाना। बताओ उसके लिए मुझे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का ये जो बॉन्ड है ये तोड़ना पड़ेगा, और इसको तोड़ने के लिए कुछ कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी मैं सप्लाई करूंगा इस वाले बॉन्ड को, सिर्फ इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा मान लो आपके पास एटम नहीं, मॉलिक्यूल है। बड़ा मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? पहले बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा आपको, उसके बाद हाइड्रोजन एटम बनेगा, फिर एटम का इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा आपको। बताओ एनर्जी एक स्टेप में यूज हुई या 2 स्टेप में? इसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये 2 स्टेप की एनर्जी, इसमें बॉन्ड एनर्जी भी और। तो बताओ बोलो आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी हुई? तो याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एटम लेना है, मॉलिक्यूल नहीं लेना। मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, कि उसमें 2 चीजें ऐड होगी। ठीक है ना। हमें सिर्फ इस एनर्जी की बात करना है, और ये एनर्जी सिर्फ इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एटम कौन सी स्टेट में लेना पड़ेगा। तो सुनना पूरी डिफरेंट। एक वैसे कहते तो एक है आपको समझाने के लिए, लेकिन केमिस्ट्री में यूनिट 1 मोल होता है। मैं एक ही बोल रहा हूं पहले, लेकिन जब आपने लिखना है, कैलकुलेशन करनी है, तो मोल कह देना। तब एक एटम का जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना है। उसके लिए कम से कम जितनी एनर्जी आप सप्लाई करेंगे, कम से कम, उसे आप बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बुक की लैंग्वेज में 1 मोल गैसेस एटम है ना, उन सब का बाहर वाला एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। जितनी एनर्जी आप सप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड। देखो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, सोडियम गैस 1 मोल। पहला स्टेप समझ आ गया आपको? ठीक है। मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया सोडियम पॉजिटिव आयन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। स्टेप समझ आ गया? सोडियम के एटम ले लिए, कौन सी स्टेट में? यहां नीचे सॉलिड या लिक्विड या कुछ और लिखा होगा तो ये गलत हो जाएगी इक्वेशन, गैसेस फॉर्म में लिखना। अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, बताओ जरा इसका, आपने यूनिट पहले भी पढ़ा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट किलो जूल। आपको समझ आना चाहिए, दिस इज फॉर 1 मोल। ये जो वैल्यू एब्जॉर्ब हुई आयोनाइजेशन, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन। बताओ 1 मोल सोडियम गैसेस एटम, सबका एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालना है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? दिस एनर्जी इज कॉल्ड। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ एक सोडियम को कितनी एनर्जी चाहिए, तो डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ऑब्जेक्टिव है ना। एक सोडियम को, मेरी तरफ देखो, एक सोडियम को आयोनाइज करने के लिए मुझे एक्स एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए? बताओ सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्स नहीं आएगी। अब एक्स ए के लिए है ना, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको नहीं बात समझ आई? एक सोडियम के लिए है तो एक्स है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो 1 मोल के लिए होती है ना। आंसर आपका आ जाएगा N0x। N0 मतलब एवोगाड्रो नंबर। समझ आई आपको ये बात या नहीं? ठीक है ना। चलो बोल दो क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, बोलो इंग्लिश में। इट इज द मिनिमम एनर्जी। बोलो, इट इज द एब्जॉर्ब या लिबरेटेड in order to remove the outermost electron from 1 mole neutral gases atom. It is the minimum amount of energy required to remove the outermost electron each from 1 mole neutral gases atoms. एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसका।
क्या लिखा? फ्रॉम 1 मोल न्यूट्रल, ठीक है ना, 1 मोल न्यूट्रल गैसेज एटम, उसके बाद ये रिएक्शन लिख लो। क्वेश्चन कैसे मिलेगा? 4 रिएक्शन लिखी है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली रिप्रेजेंट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। सो गैसेज एटम होना चाहिए, उसको आपने गैसेज आयन में कन्वर्ट किया, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका यूनिट किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल जो एनर्जी के यूनिट होते। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए एल्यूमिनियम गैस 283। और मुझे बताओ एल्यूमिनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने। तो चलिए एक एक करके रिमूव करिए। पहला स्टेप, एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव आयन गैस 282 प्लस इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं एक्स एनर्जी एब्जॉर्ब की। बोलो पहला स्टेप समझ आ गया? बताओ 3 के बाद कितने हो गए? चलो आगे एक और लूज करो, एल्यूमिनियम पॉजिटिव गैस। जब तक ऑक्टेट पूरा नहीं होता आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं। लेकिन गैस सबके नीचे लिखना आपने। Aluminium 1 positive ion gas gives aluminium 2 positive ion gas. now चलते आगे, aluminium 2 positive ion gas will give you aluminium 3 positive ion gas. now अब तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इधर देखकर बताना मुझे, पहला इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरा किया, तीसरा किया, बोलो इसके बाद सुनो करेक्ट आंसर दो। क्या ये फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? बड़ा लूज तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इतनी ज्यादा एनर्जी की नेचर में आसानी से अवेलेबल नहीं होती, इसलिए नेचर में इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। हम जबरदस्ती करना चाहे तो हो सकता है। जैसे देखो मान लो यहां 10 एब्जॉर्ब हुई, कितनी? 10, यहां से 20, यहां 40, यहां 10,000। बच्चे 40 के बाद सीधा 40 का और 10,000 का, 10, 20, 40 तो अवेलेबल थी, लेकिन 10,000 नेचर में अवेलेबल, इसलिए इसके बाद इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑलमोस्ट अनसर्टन हो जाता है, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है। करने को कर सकते हैं हम, लेकिन हम करते नहीं है, या हो नहीं पाता वो नेचर में। इसलिए नेचर में एल्यूमिनियम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है। ठीक है, आपने मुझे बताना है ये जो है ये पहला इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसे बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसे बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन हटाया तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यूनिपॉजिटिव आयन, यूनिपॉजिटिव आयन यहां से इलेक्ट्रॉन हटाया तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और डाइपॉजिटिव आयन यहां से इलेक्ट्रॉन हटाया तो, बेटा प्लीज अपनी कॉपी पर डेफिनेशन देखना। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल न्यूट्रल। लास्ट 3 वर्ड बोलो क्या? 1 मोल के आगे मेरी तरफ देखो, अगर न्यूट्रल गैसेज एटम है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर यूनिपॉजिटिव आयन लिखा वहां पे तो डेफिनेशन का नाम सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा। चलो डिफाइन करो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वहीं से पढ़ के बोलो, बिल्कुल सेम नकल मार के बोलो। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ईच फ्रॉम 1 मोल यूनिपॉजिटिव आयन, है ना। सेकंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बोलो। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the outermost electron each from 1 mole dipositive ion। बात समझ गए? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो न्यूट्रल एटम लेना, सेकंड लेनी है तो यूनिपॉजिटिव आयन, थर्ड लेने तो। अच्छा आपने बताना मुझे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वाज पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 2 किसका साइज छोटा? न्यूट्रल एटम का या कैटायन का? कैटायन का साइज छोटा। और डाइपॉजिटिव का साइज? जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं साइज, अब बोलो। अच्छा बच्चे अगर साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो गया या लूजली बाउंड, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो बोलो एक्स बड़ा होगा या वाई बड़ा होगा? वाई बड़ा होगा तो जेड बड़ा होगा। तो याद देखो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट, एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई।
साइज कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते जा रहे हैं। लिखो अपनी कॉपी पर, subsequent ionization enthalpies are always higher. Ionization enthalpy 3 greater than ionization enthalpy 2 greater than ionization enthalpy 1 because of decrease in size and increase in positive charge. एक तो साइज कम हो रहा है, देखना, दूसरा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। सोचो ना, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल, उसमें से इलेक्ट्रॉन छीनना मुश्किल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ऑलरेडी इस पे कौन सा चार्ज? एक पॉजिटिव पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन छीनूंगा, ये तो उसको अट्रैक्ट करेगा, बाहर ही नहीं जाने देगा। तो दो वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, एक तो साइज छोटा हो जाता है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। सब्सीक्वेंट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज हायर, ठीक है ना। सेकंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट, ऑलवेज, एंड थर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर। अब ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, बताओ मेरी तरफ देखकर। सिंपल, स्मॉलर द साइज। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे IE इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। सेकेंड पॉइंट, इफ नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। आप बताओ, अगर शेल सेम होते हैं फिर हम क्या करते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। मैंने लिखा न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन अब मैं इसको अमेंड कर रहा हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख रहा हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? Z इफेक्टिव, ये होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, इसको एक कांस्टेंट सिग्मा, इसे बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसे रिप्रेजेंट करता है Z माइनस सिग्मा। बोलो व्हाट इज सिग्मा हियर? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और वो डिनोट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट को, ठीक है। तो आयोनाइजेशन, लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं, न्यूक्लियस की बात आपने कब करनी है? बोलो, अगर नंबर ऑफ शेल सेम हो।